Hello classmates, how are you? I hope you all are fine. This is your geography class and I'm going to start your chapter number 2 in geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Class, I have already explained the chapter in the previous month. I was explained you this chapter in May, but I will again explain you. This is your geography book. Okay, class, this is your geography book and your book name is Social Science, Resources and Development. Okay, this is your book. So, class, now I'm going to start chapter 2. So, first chapter already you have done in your holiday homework and start. Now I'm going to start chapter number 2. This is your chapter number 2. Land, soil, water, natural vegetation, land, wildlife resources. Page number, you have to open page number 9. Okay, in your textbook. So class इसमें आपके चैप्टर में क्या है, आपके जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि लैंड है, किस तरीके से आपके लिए रिसोर्सेज है, क्या आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है या क्या यूज है उसका, और जैसे कि आपके इसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं पहले तो आपको बताया जाएगा इन रिसोर्सेज के बारे में, फिर आप इन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हो, यानी कि जो आपको नेचर ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उनको किस तरीके से आप बचा सकते हो. ठीक है क्लास. फर्स्ट पेज नंबर 9 इन अ स्मॉल विलेज. क्लास मैंने कि जिसमें आपको बताया था, इसमें एक बार रिवाइज कर रही हूँ मैं. क्लास ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर, बट मैं सिर्फ ये रिवाइज कर रही हूँ. ठीक है क्लास. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका माम्बा गेट्स अ वेरी, एक तंजानिया विलेज है. ठीक है, अफ्रीका के अंदर एक तंजानिया विलेज है, इसमें माम्बा जो है उसकी स्टोरी है. माम्बा जो है वो डेली जो है सुबह जल्दी उठती है, पानी लेने के लिए जाती है और पानी लेने के लिए बहुत दूर तक जाती है जिसमें उसे कई घंटों का डिस्टेंस उसे मेंटेन करना पड़ता है. She then helps her mother in the house and join her brother in taking care of their goods. फिर इसके बाद वो पानी भरने के बाद वो अपने वाटर लेकर आती है, फिर इसके बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करती है. उसके बाद वो अपनी उनके घर में गोट्स हैं, भाई जो कि उसे पालता है, यानी कि उनके वो एक सोर्स ऑफ अर्निंग है. गोट ऐसा नहीं है कि शौक है उनको, वो सोर्स ऑफ अर्निंग है. तो वो फिर उनकी देखभाल करती है. उसकी फैमिली, हर फैमिली मेंबर्स जो ऑल अ फैमिली ओन्स अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उसकी फैमिली, उसकी जितनी भी फैमिली उसके आसपास जो है वो है आसपास जो है लैंड का छोटा जो आसपास जो है टेकिंग केयर लैंड, उसके ऑल फैमिली ओन्स द, उसकी फैमिली जो है एक उनके पास एक अपना लैंड का पीस है, रॉकी लैंड है वो, जो कि उनके अराउंड देयर स्मॉल हट, उनके जो चारों तरफ हट के. Mamba's father is bearing some maize and beans on it after toiling hard. जो वो रॉकी है, देखो वो जो है वो थोड़े से पहाड़ी इलाके पे रहती है, यानी पथरीली, जब पहाड़ी है वहाँ पे पत्थर ज्यादा होंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. कोई भी क्रॉप जो है उसको क्रॉप प्रोडक्शन करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो वो जो उसके फादर जो है कुछ मेज और कुछ बीन्स वगैरह जो है वो बहुत जो है मुश्किल के बाद, वो बहुत सारे टॉयलिंग करने के बाद जो है वो कुछ ही उगा पाते हैं. दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. लेकिन जितना वो क्रॉप जो फसल उगाते हैं उनकी पूरी फैमिली के लिए, पूरे साल के लिए काफी नहीं होता है. इसके अलावा पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली. अब एक स्टोरी हो गई माम्बा की, अब एक स्टोरी है पीटर की. पीटर जो है वो हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. अब एक पीटर जो है न्यूजीलैंड में रहता है. न्यूजीलैंड में हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, हार्ट यानी कि शिप रियरिंग, जहाँ पे शिप रियरिंग जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ उस तरीके से वहाँ वो रहता है जहाँ उसकी फैमिली जो है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, उनकी फैमिली जो है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है. Every day he returns from school, Peter watches his uncle taking care of the sheep. और जब वो डेली स्कूल से वापस आता है तो वो अपने अंकल के साथ जो है शीप है उनकी देखभाल करता है. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. उनकी जो शीप यार्ड है जहाँ पे वो शीप उन्होंने पाल रखी हैं वहाँ पर जो है उसके
अंकल जो है जहाँ पर उनका अंकल का यार्ड है वहाँ पे वाइड ग्रासी प्लेन, आसपास जो है वो बहुत ग्रासी है, घास वाला एरिया है वो, विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस, और जो है हिल्स जो है बहुत दूर पर है। इट इज मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो जो भी वुड प्रोसेसिंग करते हैं यानी कि ऊन निकालते हैं वो सारी टेक्निकल मेथड से करते हैं, साइंटिफिक मेथड से, ठीक है, सारे जो इक्विपमेंट टूल यूज करते हैं। पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा टीचर वो पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ये कहा गया जो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मिनरल्स ऐसे यूज करके जिससे फार्मिंग जो है वो अच्छी हो। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ। अब दो स्टोरी बताई मैं, माम्बा की स्टोरी बताई है और पीटर की बताई है। माम्बा जो है वो पथरीले यानी पहाड़ी इलाके में रहती है, जबकि प्लेन जो वो पीटर जो है वो प्लेन एरिया में रहता है। तो माम्बा और पीटर की लाइफ जो है दोनों अलग अलग वर्ल्ड के दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं और दोनों अलग अलग ही लाइफ अपनी जी रहे हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो उनकी लाइफ डिफरेंट क्यों है, क्यों बेसिस में कि मेन डिफरेंस ये है क्योंकि उनके पास क्वालिटी ऑफ लैंड यानी कि एक पहाड़ी इलाके में रहता है और एक रहता है प्लेन एरिया में, तो इस तरीके से भी डिफरेंट आया। सॉइल, अब जाहिर सी बात है जहाँ का जैसा एरिया होगा वहाँ की सॉइल भी डिफरेंट होगी, और वाटर पानी भी अलग हुआ, नेचुरल वेजिटेशन भी अलग होगी वहाँ की, एनिमल्स भी अलग होंगे, और इसके अलावा टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजीज क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि कहीं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं है उनके पास, जैसे कि अपनी मामा है वो गरीब भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो छोटी जगह में रहते हैं, तो इसीलिए जो है वो उनके पास टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे हैं वो, कि अगर वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीटर है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल, एक तरीके से जो हमें रिसोर्सेज नेचर ने हमें प्रोवाइड करे हैं, वो मेन रीजन है जो हम एक दूसरे से, हम जो अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। हम जिस जगह रहेंगे रह रहे होंगे वहाँ पे हमारे पास क्लाइमेट भी वैसी होगा, लाइट भी वैसी होगी, वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज भी वैसी होंगे, वाटर, सारी अवेलेबिलिटी जो हमें अवेलेबल हो रहा है वो सारी चीजें डिफरेंट होंगी। तो जब वो डिफरेंट होंगी तो जाहिर सी बात है हमारा लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होगा। जैसे कि आप देखोगे जो प्लेन एरिया में रह रहे होंगे उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगा, जो माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में, डेजर्ट एरिया में रह रहे होंगे उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है। तो जैसे हम जिस जगह में रहते हैं उस तरीके का हमारा जो क्लाइमेट या उस तरीके हम अडेप्ट कर लेते हैं, उस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिक लैंड, ठीक है। लैंड क्या है? लैंड जो एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो 30% टोटल एरिया अर्थ का सरफेस का 30% एरिया जो है वो लैंड से कवर है, और बाकी छोटा जो अर्थ एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और जो छोटे कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम जिन पे रह नहीं सकते, हैबिटेबल नहीं है यानी कि लोगों के रहने के लिए जो है वो इसमें आपके देखो डू यू नो में लिखा हुआ है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। तो 90% जो पॉपुलेशन है हमारी वो उस 30% एरिया पे रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास हम वही रहना पसंद करेंगे जब जहाँ पे हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे। आप जंगलों में तो रहना पसंद नहीं करोगे क्योंकि ना आपके पास वहाँ पानी होगा, ना आपके पास वहाँ आपके पास रिसोर्सेज होंगे यूज कर पाओगे, ठीक है, ना आपके पास वहाँ पे प्रॉपर जो है लाइन आपको अपने अर्निंग कर सकते हो। तो 90 यानी कि 30% जो हमारे पास लैंड है वो ऐसी है जो हम जिन पर रह सकते हैं और जिस पर रिसोर्सेज प्रोवाइड हैं। बाकी 70% लैंड जो है उसके अलग अलग कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे हैबिटेट रहती नहीं। हैबिटेट यानी कि जो हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, वो रहना पसंद नहीं करती हैं, उनके रहने के लिए नहीं है। तो इसमें डू यू नो में मैंने आपको बताया 30% और 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% एरिया पे रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। तो बाकी की 70% जो लैंड है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली मतलब बहुत कम वहाँ पे पॉपुलेशन है, या फिर वो अनहैबिटेटेड है। अनइनहैबिटेटेड है यहाँ पे बिल्कुल ही कोई नहीं रहता है, यहाँ पे तो जंगली जानवर वगैरह इस तरीके से रहते हैं, यानी कि बाकी कोई वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है तो लोग वहाँ पे रहना नहीं चाहते। तो अब ये है, अब इसमें आपका सेकंड इसमें टॉपिक है
The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. आप ये देखोगे हमारे पास हमारे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। अनइवन कैसे है? कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पॉपुलेशन कम है। डेजर्ट एरिया में देखोगे प्लेन एरियाज में सबसे ज्यादा होगी, जो हिल एरियाज माउंटेन एरियाज हैं उनमें थोड़ी कम होगी, बाकी दूसरे डेजर्ट एरियाज हैं उनके प्लेन एरियाज के कंपैरिजन में वहां पे कम होगी। तो अनइवन है, यानी एक सा नहीं है जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो है उसके अकॉर्डिंग हम लैंड और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यानी कि हम जिस लैंड पे रह रहे हैं और जैसा क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे हमें हमें लैंड सूटेबल होगी, क्लाइमेट सूटेबल होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी। जो लैंड किसी चीज के लिए सूटेबल नहीं है और क्लाइमेट किसी चीज के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग ही होगी। The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water, logging desert areas, thick forested areas, normally sparsely populated and inhabited. जो रग्ड एरियाज हैं, रग्ड टॉपोग्राफी, जहाँ रग्ड टॉपोग्राफी जहाँ पे प्लेट्यूज हैं, रग्ड मतलब होता है उबड़ खाबड़, जहाँ पे लैंड जो प्लेन नहीं होती है, जो रग्ड जहाँ की टॉपोग्राफी है, टॉपोग्राफी से मतलब है मैंने आपको बताया कि जहाँ पे की जो लैंड है वो रग्ड है, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन्स माउंटेन्स एरियाज है, जो माउंटेन्स स्टीप स्लोप्स होते हैं, जो जहाँ पे रास्ता वगैरह नहीं होता है प्रॉपर, स्टीप स्लोपिंग एरियाज होते हैं, लो लाइंग एरिया सस्टेप्टेबल और आउट टू वाटर, और जो जहाँ पर पानी जो है कम है, लो लाइंग मतलब एरियाज जहाँ पर पानी बहुत नीचे है, जिस एरियाज पे पानी जो है ससेप्टेबल मतलब होता है बहुत अफेक्टिव है, एक तरीके से कह सकते हैं पानी लो लाइंग एरिया की वजह से जहाँ पे पानी नीचे है तो वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम है, डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पे, और इसके अलावा जहाँ पे जंगल ज्यादा है, ये सारे जो एरियाज हैं ये सारे जो एरियाज हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी पॉपुलेशन वहाँ पे कम है या फिर वो अनइनहेबिटेटेड है, या बिल्कुल ही हैबिटेशन नहीं है वहाँ पर। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। देखो प्लेन और रिवर वैलीज जो है वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, यानी कि जहाँ नदियाँ ज्यादा होंगी, जहाँ पे वैलीज ज्यादा होंगी, जहाँ प्लेन ज्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ प्लेन्स हैं वो जो जो कि आपके एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल हैं, वो सारी जो लैंड है वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है वो ज्यादा पॉपुलेटेड होंगी। अब लैंड यूज, लैंड का यूज किस किस तरीके से हम करते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, बोट्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो लैंड जो है वो अलग अलग पर्पज के लिए यूज की जाती है। हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज करते हैं, माइनिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग हाउसेज के लिए यूज करते हैं, रोड्स के लिए और इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये सारी चीजों के लिए लैंड यूज करी जाती है, तो ये कहा जाता है लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच Mambas and Peters family use their land? The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. तो मेनली जो है जैसे ही लैंड होगी, जैसे ही लैंड होगी उसका जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि जो उसमें अवेलेबिलिटी होगी, जो सारी चीजें अवेलेबल होंगी हमारे पास, लैंड हमें जो सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, वैसे ही उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हमें डिपेंड डिपेंड कर, लैंड उसी तरीके से यूज की जाएगी, यानी कि उसके फिजिकल फैक्टर्स हैं जिसमें कि टॉपोग्राफी है और सॉइल है, क्लाइमेट है, विंडर्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, ये सारी चीजें जो है लैंड की यूज पर डिपेंड करती है, यानी कि सॉइल अच्छी होगी, क्लाइमेट अच्छा होगा और मिनरल्स, हमें सारे जितने भी मिनरल्स हैं वो हमें अवेलेबल होंगे, पानी अवेलेबल होगा, तो ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होंगी, लैंड का यूज जो है उतना ही ज्यादा होगा। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। तो ह्यूमन फैक्टर्स जिसमें कि पॉपुलेशन है, ह्यूमन फैक्टर्स में और टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं और हम जहाँ जैसी पॉपुलेशन है वो लैंड की यूज की, यानी कि हम जितना यूज करेंगे तो लैंड के हमारे पास टेक्नोलॉजीज ज्यादा होंगी, हम टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करेंगे और पॉपुलेशन भी फिर ज्यादा होगी वहाँ पे, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो लोग वहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ये सारे लैंड के पैटर्न का, लैंड के यूज का पैटर्न है, यानी लैंड हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे यूज करते हैं। अब नीचे देखो पेज नंबर 10 पे आपके कुछ लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज, कुछ आपको एक टेबल दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड है, पास्चर है, फॉरेस्ट है, अदर यूज। लैंड कैसे यूज की जाती है? ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड के लिए 6 है,
ठीक है, ये आपको परसेंटेज है 6% पास्चर के लिए और 14 फॉरेस्ट के लिए, 24 अदर यूज के लिए। अदर यूज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यूज कर रहे हैं, बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है। क्रॉपलैंड में आएगा आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, आपका ये सारे हैं वर्ल्ड में, यानी कि 11% लैंड जो है वो आपकी क्रॉपलैंड के लिए यूज कर दी जाती है, 26% लैंड पास्चर के लिए, 31 फॉरेस्ट के लिए, 32 अदर यूज। ठीक है, लैंड को जो है अब लैंड कैन ऑल्सो यूज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप से मतलब क्या है? ओनरशिप यानी कि ओनर मतलब कौन होता है? मालिक। ठीक है, उसकी ओनरशिप पे भी लैंड क्लासिफाई की जाती है, प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। दो तरीके की लैंड होती है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। अब मैं बताऊंगी प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड क्या होती है। प्राइवेट लैंड जो है इंडिविजुअल, जो अलग कोई भी पर्सनल कोई भी खरीद, जैसे आप खरीद रहे हो, मैं खरीद रही हूँ, कोई भी पर्सन खरीद रहा है जिसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कहलाई जाती है प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड जो होती है वो कम्युनिटी के लिए यूज की जाती है। लैंड इज ओन बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस। ठीक है, कम्युनिटी उसमें कम्युनिटी लोगों का ग्रुप जो है वो उसके पर्पज वो यूज वो उसे परचेज करते हैं, और उनका जो है कॉमन पर्पस होता है, फॉडर के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, इन कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी, यानी कि हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। हमारी डिमांड जो है वो लगातार, लैंड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और लैंड की अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। तो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी जो है लैंड की, हम अलग अलग जगह जाएंगे तो हर जगह जो है लैंड की जो क्वालिटी होगी वो अलग अलग होगी। पीपल स्टार्ट एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज। तो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग जो है कॉमन लैंड जो है वो उनको खत्म करके जो क्या कर रहे हैं, कॉमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादातर अर्बन एरिया शहरों में हो रहा है, और जो है एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज एंड टू द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल और रूरल एरिया। देखो शहरों में, अर्बन एरियाज में क्या कर रहे हैं लोग, इंडस्ट्रीज जो है और फैक्ट्रीज, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये शॉप्स वगैरह बना रहे हैं, और जबकि रूरल एरियाज में जो है एग्रीकल्चर के लिए लगातार जो है लैंड बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब सबसे ज्यादा जो चेंजेस, हमें सबसे ज्यादा चेंजेस जो लैंड की यूज पैटर्न में देखने को मिलेंगे, जो इफेक्ट करते हैं कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के कल्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities. Land degradation हो रहा है, landslides हो रही है, soil erosion हो रहा है, desertification हो रहा है। ठीक है, ये सब मेजर थ्रेट है हमारे एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और जो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्सेस, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, और लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है। इस वजह से लैंड का ज्यादा यूज होने से डिग्रेडेशन, साइट इरोजन और डेजिटिफिकेशन सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो फिगर 22.2 में आपको चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, आप ये देखोगे कैसे कैसे चेंज हो रहा है। पहले देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है कि लैंड जब पहले एग्रीकल्चर होती थी तो लोग सारी जो प्लविंग और ये सारी करते थे, हाथ से करते थे। फिर लोगों ने यूज करने लगे टेक्निक्स का, जैसे कि ट्रक वगैरह हैं, और लोगों के पहले हट बने थे, उसमें घर बड़े बड़े बन गए। फिर उसके बाद थर्ड पिक्चर में देखोगे, देखो किस तरीके से वो एक बड़ा जो है बड़े बड़े घर बन गए, छोटे छोटे घर थे। उसके बाद लास्ट में देखोगे आप एक बहुत बड़ा, जो मतलब रूरल एरिया से वो जो है बहुत बड़ा एक अर्बन एरियाज में कनेक्ट हो गया। यानी कि आप अब देखोगे अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में घर जो है कच्चे कम मिलेंगे देखने को, सबके घर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। अब तो छोटे छोटे एरियाज में कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, वो भी खुल गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे लैंड के पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। अब हम लैंड कंजर्व और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम लैंड, हमने जो हमें रिसोर्सेज नेचर ने लैंड में प्रोवाइड किए हैं, उन्हें कैसे कंजर्व करेंगे, यानी कि लैंड जो है अवेलेबिलिटी हमारे पास कम ना हो, तो लैंड को कैसे कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। Growing population and the ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land has created a fear of losing this natural resource.
लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, जिससे जो है जो फॉरेस्ट कवर जो है, जो फॉरेस्ट का कवर जो है लगातार जो है कम हो रहा है। यानी फॉरेस्ट जो है लगातार जो है लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे डिस्कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अरेबल लैंड जो है क्रिएटेड अ फियर। जो अरेबल लैंड होती है, अरेबल लैंड से मतलब है जहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सकता है। तो अरेबल लैंड जो है वो सारी जो है अपने अपने जो अरेबल लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो अपने नेचुरल रिसोर्स जो मिल रहे हैं उसको, वो उसका डर उसको है कि वो उसके पास से जो अरेबल लैंड है वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक। तो अब देखेंगे लैंड का लगातार जो डिग्रेडेशन हो रहा है, कमी जो आ रही है लैंड में, वो जो है लगातार जो है आज के टाइम में प्रेजेंट डेट देखोगे वो भी चेक करेंगे, वो चेक करें। और फॉरेस्टेशन जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, लैंड डिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, लैंड डिक्लेमिनेशन हो रहा है और जो लगातार जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो है लैंड पे यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ओवर गेजिंग से समझ में आता है आपको? ओवर गेजिंग का मतलब है जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कर रहे हैं, कैटल रियरिंग कर रहे हैं, तो ओवर गेजिंग हो रही है। जानवर जो है, एनिमल जो है अपने कैटल जो है वहां पर वो ग्रेजिंग करा रहे हैं, तो ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है। और कॉमन मेथड्स हैं जो कि हमारे कॉमन यूज कंजर्व एंड लैंड रिसोर्सेज, जो कि हम ये सारे मेथड्स हैं कि फॉरेस्टेशन से मतलब है कि अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, लैंड डिक्लेमिनेशन होगा लगातार। पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, पेस्टिसाइड्स यानी कि लैंड की जो उसके पास जो मिनरल्स हैं कम नहीं हो, जैसे कि लोग दवाइयाँ ज्यादा से कैन पेस्टिसाइड वगैरह हैं, जैसे कि जो लैंड में जो सॉइल इरोजन हो रहा है, कीड़े वगैरह लग रहे हैं, फर्टिलाइजर, इनका यूज किया जाना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग, चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, तो ओवर ग्रेजिंग हो रही। इसके अलावा कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। अब लैंडस्लाइड दे रखा है आपका पेज नंबर 12 पे। लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड होता है बेसिकली ये पहाड़ी एरियाज जो होता है ना, माउंटेन एरियाज, वहां पे ज्यादा होता है, जमीन खिसकने लगती है, ठीक है, गैप आने लगता है। लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइंड एज अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रीज एंड और दोन आर डाउन अ स्लिप। लैंडस्लाइड जो है डिफाइन कर सक जाते हैं बहुत बड़ा जो रॉक्स जो होते हैं उनमें मूवमेंट आता है, जिसमें जो है डेब्रीज और अर्थ, जो अर्थ जो है वो डाउन अ स्लोप, यानी वो नीचे होने लगती है, लगातार नीचे होने लगती है, वो लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। ये जब लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड जो है धीरे धीरे लगातार जो अर्थक्वेक, फ्लड्स और वॉल्केनोज में चेंज हो जाती है। A prolonged slant of rainfall can cause heavy landslide, can block the flow of water of river and quite sometimes। लगातार जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो ये कारण है हैवी। जब मेन रीजन क्या है लैंडस्लाइड होने का? ज्यादा बारिश होने का। जब ज्यादा बारिश होती है तो लैंड जो है वो नीचे डाउन स्लोप में नीचे होती जाती है। बेसिकली लैंड का रीजन लोग लैंडस्लाइड का रीजन यही है, जब बारिश ज्यादा होती है। और जब बारिश ज्यादा होती है हैवी लैंडस्लाइड, और जब बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, तो जब लैंडस्लाइड होती है तो रिवर का जो फ्लो है, वो पानी का जो फ्लो है वो भी कुछ समय के लिए रुक जाता है, और वो भी रुक जाता है तो इस वजह से फ्लड भी आ सकती है। द फॉर्मेशन रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग in the hilly terrains. Landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern। सबसे ज्यादा जो लैंडस्लाइड जो होती है वो हिली टेरेंस लैंडस्लाइड, यानी कि जो हिली एरियाज है वहां पे होती है, जिससे वहां पे सबसे ज्यादा जो है लोग, इससे सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर जो है हिली एरियाज में वही माना जाता है, जिससे लोगों की प्रॉपर्टी और लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा उससे अफेक्ट करती है। अब एक केस स्टडी दे रखा है इसमें केस। मैसिव लैंडस्लाइड हिट टेंगी विलेज नियर एकोंग टीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डैमेज अ 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ रोड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। नेशनल हाईवे 22 पे यानी एक बहुत बड़ी मैसिव लैंडस्लाइड देखा गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक विलेज है रेकोंग, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे 200 मीटर जो है ओल्ड हिंदुस्तान से लेके ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड पे नेशनल हाईवे 22 पे जो है 200 मीटर जो है तक जो लैंड जो है वो स्ट्रेच 200 मीटर तक लैंड जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्ट एट पंजी विलेज। सबसे बड़ा डिजास्टर, यानी कि बहुत एक तरीके से
यहाँ पे जो है ट्रिगर्ड किया था, लोगों को टारगेट बन, यानी कि लोगों को नुकसान हुआ था, इससे बहुत ब्लास्ट हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन वाज स्लो कोलैप्स एंड कॉज इंटेंस डैमेज ऑफ द रोड एंड नियर बाय। इस लैंडस्लाइड की वजह से जो है ये एक वीक जोन हो गई थी और जो है यहाँ पर बहुत डैमेज हुआ था रोड्स और विलेजेस का। द पेंगी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। पेंगी विलेज जो था वो कम्प्लीटली जो है पूरा खाली हो गया था, वहां से लोग जा चुके थे और वहां पे जो है जो लोगों का नुकसान हुआ था वहां पे लोगों की रिकवरी बहुत मुश्किल थी, वहां से लोगों ने वहां से चले गए थे तो वो वैकेटेड हो गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म, तो इसमें कुछ दे रखे हैं मिटिगेशन मैकेनिज्म, कुछ टेक्निक्स हैं जिससे जो है लैंडस्लाइड जो है हम अवॉइड, जैसे हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। सबसे ज्यादा जो है आपको क्या, हमें क्या करना चाहिए, जो टेक्निक्स ऐसी यूज करनी चाहिए, जो साइंटिफिक मैप टेक्निक्स है लैंडस्लाइड को, जिनका कारण क्या है लैंडस्लाइड का। तो हैजर्ड मैपिंग जो है अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, जो एरियाज मैप में लोकेट करने चाहिए, जो एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, जहाँ पे लैंडस्लाइड आने की जो है चांसेस हैं, वो प्रोन एरियाज हैं, यानी कि कह सकते हैं डेंजर एरियाज हैं, वहाँ पे जो है अवॉइड करना चाहिए बिल्डिंग्स बने जहाँ पे, क्योंकि वो बिल्डिंग्स बनेंगी तो जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड आएगी, वो बिल्डिंग्स जो है वो टूट जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप एंड लैंड फॉर स्लिपिंग, कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए रिटेंशन वॉल का, जिससे जो है लैंड स्लिपिंग, जो लैंड स्लिप हो ऐसी वॉल बनानी चाहिए जिससे लैंड स्लिप नहीं हो, जिससे लैंड उन वॉल की वजह से बच जाए। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, जिसमें वेजिटेशन इंक्रीज किया जाना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है पेड़ उगाने चाहिए, तो इस वजह से जो है लैंडस्लाइड भी बच सक जो है लैंडस्लाइड भी जो है वो हम कह सकते हैं वो कम हो जाएगा। The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and springs। जो ड्रेनेज कंट्रोल है, देखना चाहिए कि ड्रेनेज कंट्रोल प्रॉपर है, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं है पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, देखना चाहिए। ये भी एक तरीके से रेन वाटर जो है, यानी कि अगर बारिश हो रही है, जैसे कहीं जहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया जहाँ बारिश ज्यादा होती है सबसे ज्यादा चांसेस वही होते हैं लैंडस्लाइड के। तो ये देखना चाहिए जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, तो पानी जो है स्प्रिंकल्स फ्लो, यानी कि जो रेन वाटर आ रहा है वो लगातार, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पानी आ रहा है वो कहीं जो है वो कहीं इकट्ठा हो रहा हो, तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। स्प्रिंकलर्स, यानी कि जो ड्रेनेज पानी इकट्ठा हो रहा है वो ड्रेनेज में या कहीं वो निकल रहा हो, स्प्रिंकल जो है उसका स्प्रिंग फ्लो, ठीक है, स्प्रिंग फ्लो पानी वो निकल रहा हो, तो ये भी सारे एक तरीके से मैकेनिज्म मूवमेंट हैं जिससे हम लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। अब है आपका सॉइल, सॉइल क्या है, ठीक है, a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called, एक पतली सी लेयर जिसमें ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे अर्थ सरफेस को कवर करती है वो कहलाई जाती है सॉइल। इट इज क्लोनली लिंक्ड टू लैंड, ये सॉइल मिट्टी जो है ये तो आपको पता ही है लैंड से बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है वो लैंड में ही आपको देखने को मिलेगी। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, अब देखो जैसी लैंड फॉर्म होगी, जैसी प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज हैं, जैसी लैंड फॉर्म होगी हमारी उसी तरीके की सॉइल की टाइप होगी। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक, सॉइल जो है किससे मिलकर बनी है, ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक्स जो है अर्थ पे, जो हमें अर्थ पे पाए जाते हैं उन सबसे मिलकर बनी है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, जो अर्थ ये सारी चीजें जो हमारी जो सॉइल बनती है उस प्रोसेस कहलाई जाती है वेदरिंग। वेदरिंग क्या है आपको दे रखा है, उसमें मीनिंग समझा देती हूँ। द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक, जब जो रॉक्स हैं वो जो है टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं और एक्सपोज होने लगते हैं, और बाय टेम्परेचर चेंजेस, क्रॉस एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम जैसे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, क्रॉस सेक्शन हो रहा है, क्रॉस सेक्शन से मतलब है ये सारी चीजें टेम्परेचर में, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी एक्टिविटीज जो है उसके बाद जो है वो ब्रेकिंग, जो रॉक्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और उनसे जो लाइन बनती है वो कहलाई जाती है वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल, अगर जो मिनरल्स का सही मिक्सचर है, यानी कि जो भी चीजें अवेलेबल है, यानी कि जिन चीजों से मिलकर बनी है सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर रॉक, ये सब प्रॉपर मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का,
मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का अगर प्रॉपर राइट मिक्सचर है तो हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी, यानी उपजाऊ होगी। ठीक है, इसमें दे रखा है सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल की आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये हो गया आपका ग्रास, सबसे वाली टॉइप। ये हो गया आपका, यहाँ सैंड वगैरह देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका वेदर रॉक मटेरियल, जहाँ पे रॉक मटेरियल होगा। और यहाँ ये है लास्ट में पेरेंट रॉक, यहाँ सबसे ज्यादा पत्थर होते हैं। ठीक है, ये सबसे कहलाई जाती है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा ह्यूमस और वेजिटेशन है। ठीक है, ये वाली है आपकी सब सॉइल, जिसमें सैंड, यहाँ पे सब, यहाँ पे इस वाली सेकंड वाले में आपको सैंड और सिल्ट। सिल्ट एक तरीके की मिट्टी होती है, जब पानी जब बहता है, तो फिर सिल्ट क्या होती है, सैंड तो आपको पता ही है। तो जब पानी जब बहता है, देखो पानी जब जो है वाटर का फ्लो होगा, तो जब फ्लो के साथ जो रॉक्स हैं, कुछ रॉक्स इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ ऐसे जैसे कि सैंड है, मिट्टी, ये सब इकट्ठी हो जाती है, वो कहलाई जाती है सैंड एंड सिल्ट। अब ये वाला है वेदर्ड रॉक, और ये लास्ट में पेरेंट रॉक। ठीक है, ये फॉर्मेशन है। मैं समझा देती हूँ पेरेंट रॉक क्या है। पेरेंट रॉक्स क्या है, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। यहाँ पे जो है सारे टेक्सचर जो भी ऊपर आएगा वो बेसिकली इससे आएगा। नेक्स्ट है आपका सॉइल में क्या क्या, देखो इसमें दे रखा है आपका ये चार्ट। सॉइल किन किन चीजों से है, रिलीफ, एटीट्यूड, स्लोप, डिटरमाइन एक्टिवेशन ऑफ सॉइल। सॉइल में जो रिलीफ यानी कि किस एटीट्यूड से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, स्लोपिंग है, डिटरमाइन, ये सारी चीजें सॉइल को डिटरमाइन करती हैं। फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा फ्लोरा, फौना जो जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सारी रेट, ह्यूमस रेट को अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट आपको पता ही है, जैसा क्लाइमेट होगा वहाँ पे उसी टाइप की सॉइल होगी। टाइम यानी कि डिटरमाइन थिकनेस ऑफ, जितना आपको टाइम सॉइल को जो है बनने में, यानी कि जितना टाइम लग, जितना ज्यादा टाइम होगा सॉइल जो है उतनी ज्यादा थिक होगी उसकी प्रोफाइल। ठीक है क्लास, इतना आज मैंने करा दिया है, बाकी नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कल। ठीक है क्लास, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लास में आपको शॉर्ट में करा रही हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये। बाकी आज जितना हो गया है उतना आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट में आपको कल करूंगी। ठीक है क्लास, थैंक यू।